हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% तैयार होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही क्षणों में और आपके लिए हम लेके आ गए हैं बीसीएसई एग्ज़ाम 2023 के लिए अंतिम प्रहार महाटंडन सीरीज की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कम समय में महा सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों के सामने आ गया हुआ है साथियों। तो चलिए फटाफट अपने दोस्तों को बात शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर ले दोस्तों। चलिए फटाफट अंदाज में सुपर फास्ट रिवीजन बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया गया है साथियों। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आपके पास 1 घंटा की भी समय है तो प्लीज़ वीडियो को देख के जाइए, पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये आता हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों बोला है बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। चलिए फटाफट बताइए, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्टोगेमस, ऑप्शन बी फिनोगेमस, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी ट्रेडोफाइट्स। जहाँ दोस्तों किस शाखा के अंतर्गत पुष्पीय पौधों को अध्ययन करते हैं। फिनोरोगेमस के अंतर्गत पुष्पीय पौधे के अध्ययन करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन का फटाफट जवाब देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे बोल रहा है कि लंबी, संकरी और भीति, मोटी भीति, क्या मोटी भीति वाली पौधे दोनों सिरों पर नुकीले और मित्र कोशिकाएं क्या कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है। जो लंबी होती है, संकरी होती है हल्का झुर्रीदार तरह से, और मोटी भी होती है, क्या मोटी भी होती है, भीति वाली, दोनों सिरों पर नुकीली, ऐसे ऐसे नुकीला भी निकली रहती है दोनों सिरों पर, और ये मृत कोशिका क्या कहलाती है। फटाफट जवाब देंगे क्या कहलाता है साथियों। दृढ़ोत्तक। जी हाँ, दृढ़ोत्तक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी वेरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार फटाफट अंदाज में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे, फटाफट अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर देंगे। एक लाइक से अपना हाजिरी को पूरा करेंगे इस क्लास में। और क्या दोस्तों, अगर आप अभी तक एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर देख ले। फटाफट अंदाज में तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। जी हाँ, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है। क्या वो ग्लूकोज है, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या सेलुलोज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। क्या सेल्यूलोज का आवरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीईसी में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है। जी हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कमेंट बॉक्स में। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियात्मक सहचार्य है। कौन सा है। क्या वह जैव उर्वरक है, परवान मूल है, सी लाइकेन है, डी कवक मूल है। जी हाँ, तो कौन है, कवक मूल। कौन है, कवक मूल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कवक मूल। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, चलिए दिख रहा होगा शायद आपको ये क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे साथियों कि एपीफाइटस वे पौधे हैं। क्या एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। जी हाँ, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। जी हाँ, जैसे किस लिए अन्य पौधे पर एपीफाइटस पौधा निर्भर रहता है। क्या वो भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, क्या वो छाया के लिए, क्या वो जल के लिए। जी हाँ, किस लिए रहते हैं। फटाफट जवाब देंगे किस लिए रहते हैं, तो वो यांत्रिक अवलंबन के लिए। किस लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर, अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन फटाफट अंदाज में, छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे साथियों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और जी हाँ दोस्तों, अगर और भी आपको इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सारे वीडियो
पड़ा हुआ है, जो कि पैरामेडिकल में कराया गया है, वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी आप कर सकते हैं, जो कि 35 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और एक वीडियो में मात्र आपको 50 मिनट में 300 क्वेश्चंस कराए गए हैं सुपर फास्ट रिवीजन में। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चंस का जवाब फटाफट देंगे कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवकों से, ऑप्शन सी जीवाणु से या शैवाल से। जी हाँ, फटाफट बताया है कि प्रतिजैविक को मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो जीवाणु से। जी हाँ, जीवाणु से प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, जीवाणु से। चलिए आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? जी हाँ, मूंगफली में एक रोग होती है टिक्का रोग, उसका कारण कौन सा ऐसा कवक है जिसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है? जी हाँ, फटाफट बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट बताएंगे। क्या वो अल्टरनेरिया है, क्या वो सिस्टोपस है, क्या वो सार्कोस्पोरा है, क्या वो प्लेटी हेलमिंथीज है? जी हाँ, कौन है मूंगफली में टिक्का रोग का कारण कौन सा है साथियों? तो एस्कोस्पोरो है। जी हाँ, एस्कोस्पोरो, सी इज द राइट आंसर, एस्कोस्पोरो है। सॉरी, एक मिनट। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग फटाफट अंदाज में, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। जी हाँ, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक, यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान से वहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले आपको जाना है तो एकदम आराम से क्वेश्चंस को ओपन करना है और सही से हर एक क्वेश्चंस के अंडरलाइन करके पढ़ना है साथियों, क्योंकि बहुत सारे लड़के तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ऑप्शन लगा लेते हैं और वहाँ पर जब ओएमआर शीट भरना होता है तो उसमें गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, एक एक मार्क्स पर आपको ध्यान रखना साथियों, नहीं तो आप बिहार में पीछे हट सकते हैं इस एक सीट से। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। जी हाँ, परागकण में, क्या वो पुंकेसर में, क्या वो बीजांड में, या इनमें से सभी में? जी, पुष्पी पौधों में नर युग्मक किस में पाए जाते हैं? परागकण में, बीजांड में। जी हाँ, किस में होते हैं? सभी का राइट आंसर है परागकण में। जी हाँ, परागकण इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आता हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि जब फलभित्ति बीजाकरण में से जुड़ी होती है। जी हाँ, जब फलभित्ति बीजा आवरण, सॉरी यहाँ पर बीजा आवरण होगा, से जुड़ी होती है तथा फल में केवल एक बीज होते हैं। जी हाँ, फल में कितने एक बीज होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? क्या वो नट कहलाता है, क्या वो कैरियोप्सिस कहलाता है, क्या वो अस्थिल फल कहलाता है? ये युग में से ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, क्या कहलाता है? फटाफट बताएंगे। कैरियोप्सिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। जी हाँ, पौधों में द्रुत जल अवशोषण क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवशोषण है, सक्रिय है, क्या परासरण द्वारा जल अवशोषण है, क्या इनमें से सभी है? जी हाँ, क्या होगा फटाफट बताएंगे। सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए कि पौधे में द्रुत जल अवशोषण क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवशोषण। क्या निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट अंदाज में ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जी हाँ, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्या वो भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से आती है, क्या वो जल से आती है, क्या वो धातुओं के ऑक्साइड से, या उपयुक्त में से सभी? जी हाँ, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है साथियों? भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर बी जल से, या धातुओं के ऑक्साइड से? जल्दी फटाफट बताएंगे कहाँ से आती है। सभी को पता होगा जल से आती है। कहाँ से? जल से आती है, बी द राइट आंसर, जल से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर ए बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, और डी उत्सवेदन के द्वारा। जी हाँ, किस प्रकार होता है फटाफट बताएंगे। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है साथियों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी, जी हाँ, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी का निर्माण को क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश फास्फोरीकरण, सी अवकृत फास्फोरीकरण या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश फास्फोरीकरण। जी हाँ, बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश फास्फोरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे, बिना समय को गंवाए हुए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुख सहीनुता से संबंधित हार्मोन्स है। जी हाँ, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मानव को सुख सहीनता यानी एकदम आराम महसूस कराता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है? क्या वो एब्सिसिक अम्ल है, क्या वो जिब्रेलिक है, क्या वो इंडोल एसिटिक है या साइटोकाइनिन है? यहाँ फटाफट बताएंगे कि कौन है जो सुख सहीनता से संबंधित हार्मोन है। तो एब्सिसिक, जी हाँ एब्सिसिक अम्ल, जी हाँ एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि निम्नलिखित में से दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। यह निम्नलिखित में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? क्या वो पैरामीशियम कॉन्डेटम में, क्या वो अमीबा प्रोटियम में, क्या वो यूग्लिना विरिडियम या लिस्टमैनिया डोनोवाइनिया? यह फटाफट बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? किसमें दो प्रकार के केंद्रक होता है साथियों? पैरामीशियम कॉर्डेटम। जी हाँ, पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो प्रकार का केंद्रक होता है। चलिए फटाफट अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दें, 1 मिनट समय निकाल कर अपने दोस्तों को पास भी शेयर करके, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और लास्ट समय है साथियों, कर भला तो हो भला। तो चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे फटाफट कि चमगादड़, क्या पूछ रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? तीव्र दृष्टि होती है, तीव्र घ्राण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या ऑप्शन नंबर डी अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि का प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। जी हाँ, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसमें क्या होती है? अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित के लिए रडार यंत्र होता है। जी हाँ, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार यंत्र होता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बार बार बीसीसी में पूछा गया साथियों कि अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो रडार लगाई गई यंत्र है होता है, पक्षी में होता है, कीट में होता है, सब स्तनियों में होता है या चमगादड़ में होता है? जी हाँ, किस में होता है? तो चमगादड़। जी हाँ, चमगादड़, सिर्फ चमगादड़ में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों की किस पदार्थ में ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ, किस पदार्थ की आप ऑक्सीकरण उसको तोड़ेंगे अलग अलग भागों में तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? क्या वो प्रोटीन से, क्या वो कार्बोहाइड्रेट से, क्या वो वसा से, क्या वो खनिज और विटामिन से? तो जी हाँ साथियों, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्ति किससे होती है? वसा से। जी हाँ, फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब अब लोग फटाफट देंगे कि मध्यम वसा बनती है। जी हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से, या ग्लूकोज या ग्लिसरॉल से, या कार्बोनिक अम्ल से? जी हाँ, किससे माध्यम वसा बनती है? किससे बनती है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से। किससे? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेटरी मोनोसेकेराइड है? जी हाँ, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड है? सेल्यूलेज, स्टार्च, ग्लूकोज या सुक्रोज? फटाफट बताएंगे कि चारों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड है। जी हाँ, मोनोसेकेराइड का आपको बारे में पता होगा, एक को कहते हैं मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बारे में भी पता होगा, 1 से 9 तक ओलिगोसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड जो 9 से बहुत ज़्यादा हो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो चलिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है साथियों? कौन सा है? ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। क्या है ग्लूकोज? क्या है? मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? यह इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी नारंगी। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है?
तो गन्ना में, जी हाँ, गन्ना में सुक्रोज पाया जाता है, जिसके कारण हमें मीठा महसूस होता है, मीठा स्वाद में दिखता है। तो चलिए आगे चले, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। जी हाँ, अमाशय में जो भोजन के साथ जो जीवाणु जाते हैं उनको कौन नष्ट करता है। आपको पता होगा कि जो भोजन के साथ जीवाणु जाते हैं वो आधा से ज़्यादा तो हमें मुंह में ही लार के द्वारा वो नष्ट कर दिए जाते हैं, और बाकी बात जो भी बचता है वो अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। वहाँ पे कौन करता है, क्या वो पेप्सिन, क्या वो पीन, क्या वो श्लेष्मा, क्या वो HCl कौन करता है साथियों। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में HCl, जी हाँ, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कुछ भी लोहा अगर चल जाए तो उसको भी पचाने का सामर्थ्य रखता है साथियों ये। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का रक्त का परिमाण होगा यहाँ पे का समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति में सबका रक्त का परिमाण समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, कि वो वाहिकाओं और ऊतकों के प्रसारण दाब पर, क्या वो हृदय के परिसंचरण पर, संरचना पर, क्या वो फेफड़ों के संकुचन क्षमता या प्लीहा पर। जी हाँ, किस पर निर्भर करता है, तो वो क्या किस पर निर्भर करता है साथियों, वाहिकाओं तथा ऊतकों के प्रसारण दाब पर। जी हाँ, वाहिकाओं तथा ऊतकों के प्रसारण दाब पर। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, फटाफट जवाब देंगे। क्या वो सेटोलेट है, क्या वो रेजिन है, क्या वो प्लास्टिन है, क्या वो थ्रोम्बोकाइन है। जहाँ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से भी जाना जाता है साथियों, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि सिस्टोलिक, जी हाँ सिस्टोलिक, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, क्या वो नाड़ी दाब, सीरा दाब, धमनीय दाब या फुसफुसीय दाब। जी हाँ, किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो नाड़ी दाब के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नाड़ी दाब के नाम से कौन जाना जाता है, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। प्लीज दोस्तों प्यारा सा गिफ्ट आप मुझे दे सकते हैं लास्ट टाइम में, 1 सब्सक्राइब 1 लाइक 1 सब्सक्राइब 1 शेयर प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं, समय को गंवाएं नहीं। और 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, 26 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, स्तनियों के त्वचा में या कीटों तथा अन्य अर्थोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है साथियों, पैरों की छाल में, और ऑप्शन डी मछलियों के अंतः कंकाल में। जहाँ काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है फटाफट बताएंगे, कहाँ पर, कीटो एवं अन्य ऑर्थोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में। जी हाँ दोस्तों, ऑर्थोपोडा के संघ के जितने भी जंतु है सभी में काइटिन का आवरण बाहर से पाया जाता है। कीट भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे चले, 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साथियों। आपको बता दें इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बीसीईसी में टकराएंगे, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स, जी हाँ किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, किस में होता है, क्या वो एंजाइम के रूप में, वसीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल या अमीनो अम्ल। जी हाँ, फटाफट बताएंगे कि किस रूप में होता है साथियों, तो अमीनो अम्ल। जी हाँ, पूरे टूट के अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमीनो अम्ल। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों कि पाचन में क्या होता है। जी हाँ, पाचन में क्या होता है, बड़े भोजन कण छोटे कण में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि स्टार्च ग्लाइकोजन में बदलता है। और डी घुलनशील भोजन में जीव द्रव्य बनता है। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, तो मोस्ट पॉपुलर आंसर ये हो जाएगा कि विसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। साथियों अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये बिल्कुल राइट हो जाता। तो चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा साथियों कि स्पोंडिलाइट्स एक बीमारी का नाम है। जी हाँ, स्पोंडिलाइट्स क्या है, एक बीमारी है जो किससे प्रभावित होता है। जी हाँ, वो किससे प्रभावित होता है,
क्या वो स्पाइनल कॉलम से, क्या वो मस्तिष्क सेल से, क्या वो किडनी से, क्या इनमें से सभी से? जी हाँ, किससे प्रभावित होता है साथियों? स्पाइनल कॉलम से। जी हाँ, स्पाइनल कॉलम कहाँ होता है? माइंड में होता है, उससे प्रभावित होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि किस लक्षण में हार्मोन एंजाइमों से भिन्न होते हैं? किस लक्षण में हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं? डिफरेंट पूछ रहा है साथियों, एंजाइम और हार्मोन में किससे भिन्न होते हैं? कि बोला है ये केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म में ये नष्ट नहीं होते, या ये सब प्रोटीन्स नहीं होते? जी हाँ, क्या होते हैं? ये सब प्रोटीन्स नहीं होते, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते। क्या ये सब प्रोटीन्स? हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नहीं होते। सबसे पॉपुलर आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे फिर से रिपीट कर सकता है 2023 में कि परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि है। यह परिवार नियोजन की यांत्रिक विधि क्या है? निरोध है, डायाफ्राम है, कॉपर टी है, उपयुक्त सभी है। जी हाँ दोस्तों, तो उपयुक्त सभी है। परिवार नियोजन में क्या उपयुक्त सभी है? क्या है? उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है? जी हाँ दोस्तों, कौन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है साथियों? ये मेल में पाया जाता है। कहाँ पे? मेल में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है साथियों? मिल्क प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ प्रजनन में भी सहायता करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रजनन में सहायता करता है। चलिए आगे चले। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है। जी हाँ, फेफड़ों की कुल सामर्थ्य कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में भी पूछा गया है साथियों। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता है साथियों, जो बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा कह रहा है कि प्रवाही वायु और अवशोषी वायु का योग। ऑप्शन बी प्रवाही वायु तथा अंतः शोषण आरक्षित वायु का योग, या सजीव सामर्थ्य तथा अवशोषी वायु का योग, या उच्छ्वास एवं आरक्षित वायु एवं अवशोषित वायु का? यहाँ क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट अंदाज में इसका आंसर बताएंगे कि सजीव सामर्थ्य तथा अवशोषी वायु का योग होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। ये दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना था। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है। जी हाँ, मानव में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? यहाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, मिनट में पूछा है कि मानव में जो श्वास होती है प्रति मिनट कितनी होती है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, श्वास पूछा है कभी कभी आपको कि मानव में 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है, ये पूछ सकता है, तो कितने बार? 72 बार। और यहाँ 1 मिनट में श्वास दर पूछा है। क्या पूछा है? श्वास दर। क्या श्वास दर प्रति मिनट पूछा है, कितनी बार होता है साथियों? तो 12 से 15 बार। जी हाँ, 12 से 15 बार। यहाँ पर आपको 16 भी आ सकता है, तो 12 से 15। वेरी वेरी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चले। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन साथियों, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। जी हाँ, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस में होता है? क्या वहाँ अमाशय में? ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी अमाशय। जी हाँ, अमोनिया का यूरिया में, सॉरी ये अग्नाशय है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किससे होता है? फटाफट जवाब देंगे सभी आदमी। किस में होता है? यकृत। जी हाँ, यकृत यानी लीवर। कहाँ? लीवर में। कहाँ में? लीवर में। चलिए आगे चले। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। समीम क्या बोला? समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडली। जी हाँ, समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडली मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है, और वहाँ पर पूछ रहा है कि नलिकाओं किस संरचना में भाग लेती है। जी हाँ, पूछ ही दिया कि समीपस्थ और दूरस्थ कुंडली नलिकाएं किस संरचना में भाग लेती है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी अंडवाहिनी, ऑप्शन सी सीकम, और ऑप्शन डी शुक्र वाहिनी। किस में होती है साथियों? नेफ्रॉन में। जी हाँ, नेफ्रॉन किडनी की भाग है। सॉरी, हमने इसको पाचन नाल की बात बताया, लेकिन पाचन नाल है नहीं, ये किडनी की। यहाँ नेफ्रॉन कहाँ पर पाया जाता है? किडनी में। चलिए आगे चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है?
जी हाँ, दंत क्षय का क्या कारण है जिसके कारण हमारे दांते का ऊपर से क्षय हो जाता है? क्या वो वायरल संक्रमण के कारण, क्या वो दूषित पानी, या बैक्टीरियल संक्रमण, या वंशानुगतन कारण? किस कारण से दंत क्षय का कारण क्या है साथियों? बैक्टीरियल का संक्रमण। जी हाँ, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं, बैक्टीरियल संक्रमण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? जी हाँ, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? किसे करती है? तो फटाफट इसको जवाब देके हटाएंगे कि लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? संक्रमण जीवाणुओं के। जी हाँ, संक्रमण जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। स्तनधारियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? जी हाँ, स्तनधारियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा में होता है? तो क्या हो जाएगा? लसिका तंत्र। क्या हो जाएगा? लसिका तंत्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं क्या कहलाता है? क्या वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, या डिसइंफेक्टेड है, या जर्मनाशी है? क्या है दोस्तों? तो वो डिसइंफेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ये पूछ सकता है। चलिए आगे चले 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देखिए। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? मच्छर के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, इन आकुलेशन से, या भोजन और जल के प्रदूषण से? किस कारण होता है? भोजन और जल के प्रदूषण। खराब भोजन और जल के कारण क्या होती है? पोलियो वायरस का संक्रमण होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, इबोला। क्या इबोला है? क्या है? आतंकवादी संगठन है, प्राणघातक विषाणु है, एड्स का लक्षण है, एड्स का परिलक्षण है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है साथियों? इबोला क्या है? एक प्रकार का प्राणघातक विषाणु है। जी हाँ, प्राणघातक विषाणु इबोला है। चलिए आगे चले 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका आकार भी करता है? क्या है? उसका उपचार भी करता है। क्या हो? तंबाकू, एल्कोहल, आयनिक विकिरण, या परावैंगनिक किरण? क्या हो सकता है साथियों? फटाफट बताएंगे। क्या होगा? आयनिक विकिरण। क्या हो जाएगा? आयनिक विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयनिक विकिरण। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्परिवर्तनों का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का कारण क्या है साथियों? जीन में आस्मिक परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है साथियों? तो क्या होता है? हंसियाकार रुधानु एनीमिया। जी हाँ, हंसियाकार रुधानु एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी जो होता है, आरबीसी हंसियाकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जी हाँ, कैसे? ऐसे हंसियाकार, जो किसान भाई जो हंसुआ जिसे कहते हैं वो हंसियाकार ऐसे हो जाता है, आरबीसी। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि मानव में भ्रात, जी हाँ, मानव में भ्रात यमज तब बनते हैं जब, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चले 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। क्या उत्परिवर्तन के कारण अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? चलिए रिपीट है 49 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कीवी पक्षी पाई जाती है। कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है साथियों? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाई जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जी हाँ, आधुनिक मनुष्य के हाल ही में कौन सा है जो मनुष्य का पूर्वज है? कौन है? क्रोमैग्नोन मानव। जी हाँ, कौन है? कौन सा है? क्रोमैग्नोन मानव। ये ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट पीडीएफ आपकी स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में करेंगे। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? किस भाग में? यकृत में। यकृत में पाया जाता है। लीवर में ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? लीवर में। चलिए फटाफट करेंगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि जीर्ण वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी। क्या है जीरेंटोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जीरेंटोलॉजी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है फटाफट अंदाज में कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? किससे? क्रेविकस। क्रेविकस से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रेविकस। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि नर पुष्प, क्या नर पुष्प स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? दुलिंगी। क्या? दुलिंगी। दो लिंग का जन्म दिया इसलिए इसे दुलिंगी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है? कवक। जी हाँ, कवक मशरूम, जिसे हम खाते भी है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग किया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट। छठा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो अनानास। जी हाँ, अनानास का विकास पुष्प क्रम में होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? कौन होती है? काली मिर्च। कौन होती है? काली मिर्च होती है। सॉरी, पुष्प कलिका पूछा है, कौन होता है? लौंग। जी हाँ, लौंग कली के रूप में ही होता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, अबीजी पादप, सॉरी यहाँ पर आवृत बीजी पादप जिसमें संवहन उत्तर पाया जाता है, कौन होता है? टेरिडोफाइटा। कौन होता है? टेरिडोफाइटा आवृत बीजी पादप होता है जिनमें संवाहक उत्तक होता है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास फटाफट अंदाज में। और 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, मक्का के भुट्टो में सबसे लंबे रेशमी बाल क्या होते हैं? लंबी वर्तिका और पराग कणों को ग्रहण करने में सहायता करता है। क्या करता है? पराग कणों को ग्रहण करने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन होता है? आलू रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किस लिए? जल संवहन के लिए। और फ्लोएम पूछेगा तो भोजन संवहन के लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन में समुद्र प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो किस भाग से? जड़ से। किस भाग से? चुकंदर के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं का दाना, जी हाँ, गेहूं का दाना है क्या है? फल है। गेहूं का दाना क्या है? फल है। 15 नंबर साथियों कि किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है? किस समूह में? जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि, इस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है कि किस जंतु में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? किसमें होता है? कीट में। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा के जितने भी संघ है सब में काइटिन युक्त कंकाल होता है। 17 नंबर सवाल कि मोती का उदाहरण, सॉरी, मोती का उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ से आते हैं? तो किसी में? मोलस्का। जी हाँ, किससे? मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप पक्षी, सरीसृप पक्षी की योजक कड़ी है। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि उड़ने वाली स्तनपायी क्या है? कौन है? चमगादड़ है, जो एक स्तनपायी है और ये उड़ता भी है। 20 नंबर सवाल है साथियों कि रेशम का कीड़ा, क्या रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? वो पूर्ण कीट। जी हाँ, पूर्ण कीट ही पैदा करता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब, हिस्टामिन का स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है। जी हाँ, हिस्टामिन का स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है। साथियों ये पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन होती है? संयोजी उत्तक होती है। जी हाँ, हिस्टामिन का स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं कौन होती है? संयोजी उत्तक होती है। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतृप्ति की गई है? कितनी मात्रा में? 40 ग्राम गर्भवती महिला को आहार के रूप में लेना चाहिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उससे कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी रोग। जी हाँ, स्कर्वी रोग उसे निश्चित रूप से हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। जी हाँ, ग्लूकोज की ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर डी हो जाएगा, मुख गुहा के लार के स्त्रावन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि अल्का कैराटीन एक प्रोटीन है क्या? अल्का कैराटीन एक क्या है? प्रोटीन है जो उपस्थित होता है किसमें? चमड़ में। जी हाँ, चमड़ा में उपस्थित होता है।
प्लीज़ एक बार और शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी भला हो जाए लास्ट समय में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 57। कितना? 57। यहाँ पर तो हाँ सॉरी 57 ही सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता? कौन सा नहीं होता? माल्टोज। जी हाँ, माल्टोज एंजाइम नहीं होता। 28 नंबर, लिंगामेंट जोड़ता है। लिंगामेंट किसको जोड़ता है साथियों? हड्डी को हड्डी से। जी हाँ, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बबली। जी हाँ, BUBLY, बबली। यहाँ पर आप याद रखना है बबली, LY से क्या? एल। एल से क्या होगा? लिंगामेंट। क्या? एल से क्या हो जाएगा? लिगामेंट। और बी से बोन, बी से बोन, बी से बोन, बी से बोन कौन? बबली। लिगामेंट को जोड़ता है किसे? हड्डी को हड्डी से। याद हो गया आपको? हड्डी को हड्डी से। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि को कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में अस्थि में पाया जाता है। चलिए आगे चले। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि कौन निम्न में से कौन कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? कौन सा असत्य साथियों? तीसरा नंबर असत्य है, धमनी रक्त दाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सॉरी, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भोजन ग्रहण करने के बाद आहार नाल के तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावन का उत्तेजन किससे होता है? वो प्रानुकंपित तंत्र के कारण ऐसा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? मस्तिष्क। किसमें? मस्तिष्क में होती है। 34 नंबर क्वेश्चन से मादा जनन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। जी हाँ, एस्ट्रोजन क्या है? मादा जनन हार्मोन। 48 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि जीवाणु में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है क्या? उत्परिवर्तन आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत है। मैमथ पूर्वज क्या है? मैमथ पूर्वज क्या है साथियों? हाथी का। हाथी का मैमथ पूर्वज है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। कौन सा है साथियों? क्रो मैग्नम मानव आधुनिक मनुष्य का हाल ही का पूर्वज है। कुछ रिपीट क्वेश्चन है साथियों, उस पर ध्यान नहीं देना है। 41 नंबर, निशिष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसको इंजेक्शन दिया गया था साथियों? एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिका कौन होती है? लिम्फोसाइट। कौन होती है? लिम्फोसाइट होती है। 38 नंबर क्वेश्चन से एंटीबायोटिज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्लीज़ मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं सीरियस लेके इस क्वेश्चंस को करा रहा हूँ साथियों फटाफट, ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ सकता है निश्चित रूप से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेप्सर सिद्धांत के लिए 1944 में किस चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जॉर्ज हैवियसी है। जॉर्ज हैवियसी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय प्रतिजन डीपीटी पौधों को दी जाती है, किसके बचाव के लिए दी जाती है? रोगाणु, कवक और खांसी टिटनेस से बचाव के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि सूर्य के किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो परावैंगनिक किरण के कारण हमारे त्वचा का कैंसर सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। संरक्षा का संस्था है। संरक्षा संस्था क्या है साथियों? एड्स शोध नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु के द्वारा आयोजित किया गया संस्था है। चलिए आगे चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। चलिए आगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णदाता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? स्त्री करते हैं। जी हाँ, स्त्री ही अपने गुणसूत्र के द्वारा वर्णदाता रोग फैलाता है, वरना पुरुष तो क्या होता है? पुरुष सामान्य होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियाँ काम करती है साथियों? त्वचा के रंग के लिए एक से अधिक जीन इसके लिए कार्य करता है। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि जीवों में आनुवांशिक विविधता का मूल स्रोत होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन। जी हाँ, उत्परिवर्तन के द्वारा आनुवांशिक विभिन्नता आती है। तो ये रहा साथियों टोटल 100 क्वेश्चंस जो आपके पैरामेडिकल सॉरी BCEC में पूछा जाएगा साथियों। ये पूरा करके जाइएगा आप लोग।
कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।